उद्यमिता के अध्याय 6 में हम उपक्रम की स्थापना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं आज। इस पूरे अध्याय में हम जानेंगे कि उपक्रम की स्थापना के पहले किन बातों को ध्यान में रखते हैं, उपक्रम की स्थापना का क्रियान्वयन कैसे होता है, प्रारंभिक समस्याओं का मूल्यांकन कैसे करते हैं, नए व्यवसाय का क्या औचित्य है, व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण कैसे होगा, संगठन संरचना का निर्माण कैसे होगा, वित्त व्यवस्था कैसे होगी, व्यवसाय का प्रारंभ कैसे होगा, व्यवसाय का विस्तार कैसे होगा तथा उद्यमी द्वारा सामना की जाने वाली कौन सी चुनौतियां हैं। उपक्रम का चुनाव करने के बाद उसकी स्थापना की बात उद्यमी सोचता है। उद्यमी के लिए शुरुआत में छोटे पैमाने का व्यवसाय लाभप्रद होता है, क्योंकि इसको स्थापित करना सुगम होता है। सरकार द्वारा भी काफ़ी रियायतें मिलती हैं और उस पर कंट्रोल अर्थात नियंत्रण भी रहता है उद्यमी का। किसी भी उपक्रम के जन्म में दो शक्तियां ठीक उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसे एक बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता। जब साहसी की योग्यता, क्षमता, ज्ञान एवं सृजनशीलता की शक्ति बाजार की वर्तमान अवस्था से संतुलित हो जाती है तो नए उपक्रम का जन्म औद्योगिक एवं व्यापारिक जगत में हो जाता है। उद्यम को स्थापित करने में रणनीतियां बहुत आवश्यक होती हैं, जिसके द्वारा उद्यमी का निर्णय और व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित होती है। अब हम देखते हैं उपक्रम की स्थापना के पहले किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। उपक्रम को चलाने के लिए 5 M's की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है मैन अर्थात श्रम, दूसरा कच्चा माल अर्थात मटेरियल, तीसरा संयंत्र मशीन, चौथा मनी अर्थात मुद्रा और पांचवा बाजार मार्केट। सबसे पहले हम श्रम को डिस्कस करते हैं। उपक्रम के समस्त साधनों में श्रम ही एक सक्रिय साधन है जो अन्य सभी साधनों को क्रियाशील बनाकर किसी भी अनुपयोगी चीज को उपयोगी बना देता है। अच्छी श्रम शक्ति के आधार पर ही उपक्रम की सफलता सुनिश्चित होती है। कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रम की जरूरत होती है तथा इन्हें प्रबंधन करने में प्रबंधकीय कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण और अभिप्रेरण करने की योजना भी बनानी होती है। अगर सही व्यक्ति का चुनाव होता है तो इससे समय, श्रम और धन तीनों की बर्बादी रुकती है। दूसरा है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। अगर उपक्रम उत्पादन से संबंधित है तो रॉ मटेरियल का इंतजाम भी करना होता है। उसकी किस्म, मूल्य, आपूर्ति की निरंतरता आदि पर विचार करने की जरूरत होती है। कच्चा माल के अभाव में उत्पादन ठप पड़ सकता है। तीसरा है संयंत्र। उत्पादन चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर, इसके लिए संयंत्र की आवश्यकता पड़ती है। संयंत्र को लगाते समय उसकी तकनीक, चलाने से संबंधित तकनीक की उपलब्धता, संयंत्र की क्षमता, किस्म, मूल्य, मरम्मत की सुविधा, कई पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। चौथा है मुद्रा, मनी। मुद्रा की आवश्यकता उपक्रम की कल्पना के साथ शुरू हो जाती है। चाहे स्थायी पूंजी की बात करें या चालू पूंजी की बात करें, इसको जुटाने के लिए स्रोत की व्यवस्था करनी होती है। कुछ रकम साहसी अपने पास से लगाता है, बाकी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से जुटाता है। पांचवा है मार्केट। उपक्रम लगाने से पहले उत्पादन के बाजार में खपत का अंदाजा लगा लेना चाहिए। उसी के अनुरूप साहसी को उत्पादन क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि बाजार की मांग से कम या ज़्यादा दोनों ही साहसी के लिए हानिकारक साबित होता है। एक तरफ लाभ में कमी आती है तो दूसरी तरफ अनसोल्ड बच जाता है स्टॉक और उसमें कैपिटल ब्लॉक हो जाता है
छठा, प्लेस। 5 M's के बाद हम आगे जानते हैं किन बातों को ध्यान में रखते हैं। छठा है प्लेस। उपक्रम किस स्थान पर स्थापित होगा इसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इसके लिए वहां उपलब्ध आधारभूत संरचना जैसे बिजली, पानी, सड़क, रेल, बैंकिंग आदि सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। सातवां है निर्माण प्रक्रिया। उपक्रम स्थापना से पहले उत्पादन को उत्पादित करने में लगने वाली प्रक्रियाओं को सुनिश्चित कर लेना चाहिए, उसके क्रम को सुनिश्चित कर लेना चाहिए ताकि कार्य निर्बाध गति से बढ़ता रहे। प्रत्येक प्रक्रिया में लगने वाला समय, आवश्यक सामग्री, यंत्र उपकरण, कर्मचारी, उसकी लागत सबका पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। सभी तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए। इस रिपोर्ट में भावी उपक्रम का सारा विवरण समाहित होता है। रजिस्ट्रेशन के समय इसे आवेदन के साथ जमा करना होता है। विभाग इस रिपोर्ट के आधार पर उपक्रम का अस्थायी पंजीकरण करने के लिए, इसे स्थापित करने के लिए आदेश दे सकता है। साथ ही उपक्रम की प्रकृति के अनुसार कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं उपक्रम स्थापना का क्रियान्वयन कैसे होता है। अस्थायी पंजीकरण हो जाने के बाद साहसी उपक्रम स्थापना के व्यावहारिक कार्य में लग जाता है। उनमें से मुख्य हैं, पहला, स्थान व्यवस्थित करना। जिस स्थान पर उपक्रम की स्थापना होगी वहां सुविधाओं को व्यवस्थित कर लेना चाहिए होता है। जैसे पहुंचने के लिए वहां क्या आवागमन की व्यवस्था है, बिजली, पानी आदि व्यवस्था कर लेनी होगी उसे। दूसरा है भवन निर्माण। उपक्रम के लिए कभी कभी औद्योगिक क्षेत्र में सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है या फिर किराए पर लेना पड़ता है। उत्पादन की प्रक्रिया, उपकरण एवं संयंत्र की आवश्यकता अनुसार भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। भवन निर्माण भविष्य में विस्तार को ध्यान में रख करके भी करना हितकर होगा। तीसरा है मशीन एवं यंत्र की स्थापना। यह सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। शुरुआत में इसके लिए विक्रेता कंपनी की सहायता लेनी चाहिए और इससे फ़ायदा ये होता है कि शुरुआत में अगर कुछ गड़बड़ी आती है तो तुरंत उसे ठीक करना संभव हो पाता है। चौथा, जांच उत्पादन। संयंत्र स्थापित करने के बाद थोड़े कच्चे माल के साथ जांच उत्पादन कर लिया जाता है ताकि इसमें क्वालिटी चेक हो सके। इसके बाद उसे बाजार में भेजना ज़्यादा हितकर होता है। अगर सुधार करने की आवश्यकता होती है तो सुधार संभव हो पाता है। पांचवा, पैकिंग एवं वितरण व्यवस्था। जांच उत्पादन के बाद साहसी देखता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो उत्पादन प्रक्रिया को चालू कर देता है। उत्पाद जो तैयार होता है उसकी पैकिंग व्यवस्था ठीक से करने, उसके वितरण की ठीक कार्रवाई हो सके इसको सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। माल थोक व्यापारी को सौंपा जाए या एजेंट को सौंपा जाए या खुदरा व्यापारी को सौंपा जाए या खुद से उसको उपभोक्ता तक पहुंचा जाए, इसके लिए वह निश्चय करता है। बाजार में प्रवेश। पैकिंग और वितरण व्यवस्था दुरुस्त कर लेने के बाद अब साहसी उत्पाद बाजार में दाखिला ले सकता है जहां उसकी असली परीक्षा होनी होती है। साहसी अपने उत्पाद के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया पर हमेशा चौकसी बनाए रखता है तथा तुरंत अपनी उत्पादन प्रक्रिया में बाजार के निर्देशानुसार परिवर्तन लाता है। सब कुछ ठीक ठाक होता है तो पुनः जिला उद्योग विभाग को आवेदन देता है और तब साहसी यह उपक्रम को औद्योगिक समाज का एक सम्मानित सदस्य बनाकर अस्तित्व में लाना सुनिश्चित करता है। अगला टॉपिक हम लेते हैं, प्रारंभिक समस्याओं का मूल्यांकन। उपयुक्त एवं लाभप्रद व्यावसायिक विचार की खोज कर लेने के बाद व्यवसाय की समग्र योजना बनाने के पूर्व उद्यमी को
उस व्यवसाय में निहित जोखिमों, समस्याओं व पुरस्कार पर भी विचार कर लेना चाहिए। जोखिम उद्यम प्रारंभ करने के पूर्व उद्यमी को सुदृढ़ बनाते हैं, उसका एनालिसिस, विश्लेषण सुदृढ़ बनाता है, उसको अलर्ट करता है। इसमें पहला जोखिम है वित्तीय जोखिम। किसी नए उपक्रम को प्रारंभ करने के साथ साथ जोखिम भी आता है, उसका मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। उपक्रम में उद्यमी को अपने वित्तीय संसाधनों का विनियोग करना होता है, जिस पर उसे उचित रिटर्न भी मिलना चाहिए। उपयुक्त व्यवसाय प्रारंभ न किए जाने पर पूंजी की लागत को वसूल करना भी असंभव हो जाएगा। दूसरा है व्यक्तिगत जोखिम। इसका कारण यह है कि इसमें उद्यमी के परिवार के सदस्य, सामाजिक मित्र या अन्य व्यक्तियों का योगदान सम्मिलित होता है, जिनकी प्रतिक्रियाओं का ज्ञान करना स्वयं की अपेक्षा कठिन होता है। तो वित्तीय जोखिम को कुछ परिस्थितियों में तो कम किया जा सकता है, लेकिन व्यवसाय में लगने वाली व्यक्ति की ऊर्जा, निष्ठा एवं समय की जोखिम को उतना उठाना संभव नहीं होता है। इन जोखिम से बचाव असंभव है तथा इनके संपूर्ण प्रभावों का पूर्वानुमान करना भी मुश्किल है। तीसरा है पेशेवर जोखिम। इस जोखिम से आशय किसी धंधे या पेशे को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को शुरू करना और उसमें असफल होने पर पुनः पहले वाले व्यवसाय में प्रवेश करने से जुड़ा जोखिम। जोखिम के बाद हम प्रतिफल देखते हैं। एक सफल उद्यमी का प्रतिफल मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों प्रकार का हो सकता है। एक सफल उद्यमी न केवल अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर लेता है, वरन वह अपने व्यवसाय में लगी ऊर्जा व योग्यताओं का भी आनंद अनुभव करता है। वह सामाजिक योगदान, पेशेवर संतुष्टि, सामुदायिक स्तर तथा सत्ता का बोध के रूप में वह एंजॉय करता है। उद्यमी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने का निर्णय उसके व्यवसाय में निहित जोखिमों और प्रतिफल की मात्रा पर निर्भर करता है। इन पर विचार करने की बहुत आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक है नए व्यवसाय का औचित्य। उद्यमी सभी प्रकार के वातावरण का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हुए अपने व्यवसाय के औचित्य को प्रमाणित करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह पर्यावरण संबंधित कुछ घटकों का अध्ययन करता है, जैसे उपभोक्ताओं की संख्या, शिक्षा स्तर, प्रकृति, आदतें आदि। नवीनतम व्यावसायिक प्रवृत्तियों तथा दशाओं का अध्ययन, प्रतिद्वंद्वी की शक्तियां व दुर्बलताएं, व्यवसाय क्षेत्र के आर्थिक घटक जैसे आय, बेरोजगारी प्रारूप, विकास दर आदि, बाजार के सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम, संभाव्य ग्राहकों की व्यवहारवादी विशेषताएं। इन सभी प्रकार की व्यवसाय के विभिन्न वातावरण और समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात उद्यमी को अपने व्यवसाय के औचित्य को जानना चाहिए। उद्यमी अपनी इच्छा जनित विश्वासों एवं भावनाओं को तर्क, विश्लेषण व निष्पक्षता का आधार प्रदान करता है और व्यवसाय प्रारंभ करता है। अगला टॉपिक लेते हैं व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण। उद्यमी कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर व्यवसाय प्रारंभ करता है। वह अपने व्यवसाय के लक्ष्यों को परिभाषित करता है, किंतु उद्यमी के पास संसाधन की मात्रा सीमित होती है, इसलिए वह पूर्व में योजना तैयार करता है। व्यवसाय की समग्र योजनाओं के प्रमुख अंग हैं उत्पादन नियोजन, संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन, लागत नियोजन, वित्तीय नियोजन, संगठनात्मक नियोजन तथा विपणन नियोजन। उत्पादन नियोजन के संबंध में योजना बनाते समय जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी होती हैं उनमें है वस्तु में टिकाऊपन,
सरल उपयोग विधि, हिस्से पुर्जों की सहज उपलब्धता आदि, वस्तु की आकर्षक डिजाइन, आकार एवं श्रेष्ठ किस्म, वस्तु के हिस्से पुर्जे, संगठकों व अंतः संयोजनों के उत्पादन की योजना, वस्तु का आकर्षक नाम, ब्रांड, लेबल तथा उत्तम पैकिंग, उपयुक्त मूल्य आदि। दूसरा है संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन। वस्तु की डिजाइन व अन्य संबंधित तत्वों की योजना बन जाने के बाद संयंत्र व उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में योजना तैयार की जाती है। इसके प्रमुख अंग हैं संयंत्र स्थल, दूसरा संयंत्र अभिन्यास और उत्पादन प्रणाली। संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाए, यह निर्णय कई घटकों पर आधारित है, जैसे कच्चा माल, श्रम, ईंधन, जल व शक्ति का सुलभता, बैंक परिवहन व संचार सुविधा, बाजार की समीपता, सहायक उद्योगों की उपस्थिति आदि। ऐसे ही संयंत्र अभिन्यास के लिए उद्यमी को अपने उपक्रम की श्रेष्ठ अभिन्यास योजना तैयार करनी चाहिए ताकि न्यूनतम लागत एवं अपव्ययों के साथ अधिकतम उत्पादन किया जा सके। इसके लिए औद्योगिक इंजीनियरों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। तीसरा, उत्पादन प्रणाली। उत्पादन प्रणाली की योजना के अंतर्गत उत्पादन विधि एवं क्रियाओं का चुनाव करना है। उत्पादन विधि का चयन कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे वस्तु की प्रकृति, उत्पादन का आकार, मशीनों का प्रयोग, तकनीकी ज्ञान आदि। उत्पादन प्रणाली वैज्ञानिक व विवेकपूर्ण होनी चाहिए। तीसरा है लागत नियोजन। वस्तु की निर्माण लागत निकालने के लिए कच्चे माल, मजदूरी, प्रत्यक्ष खर्चे, कारखाना की लागतें, कार्यालय व बिक्री की लागत आदि के अनुमान लगाए जाते हैं। इन विभिन्न खर्चों के अनुमानों को जोड़कर वस्तु का निर्माण लागत ज्ञात किया जाता है। लागत प्रमाप निर्धारण किए जाते हैं। लागत योजना द्वारा उद्यमी यह मालूम कर सकता है कि उसकी वस्तु का उचित मूल्य क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न मूल्यों पर संस्थान को कितना लाभ होगा और किस स्तर पर लागत नियंत्रण की आवश्यकता होगी। इसके लिए लागत लेखाकारों और इंजीनियरों की भी सहायता ली जाती है। चौथा है वित्तीय योजना। औद्योगिक उपक्रम की सफलता बहुत कुछ सीमा तक पूंजी के कुशल प्रबंध पर निर्भर करती है। इसके लिए 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है निर्णय से पहले। पहला है पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाना, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, अर्थात स्थायी पूंजी की आवश्यकता हो, या कार्यशील पूंजी की। इसका अनुमान उद्योग की प्रकृति, कच्चे माल की खरीदारी, उधार बिक्री, उत्पादन की गति, वस्तु की मांग, आर्थिक उतार चढ़ाव आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। दूसरा है पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर। कुल पूंजी का कितना भाग अंश से प्राप्त होगा और कितना ऋण के द्वारा प्राप्त होगा, यह कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। संस्था की पूंजी संरचना में स्वामित्व पूंजी तथा ऋण पूंजी की उपयुक्त संतुलन हमेशा बनी रहनी चाहिए, जिससे वित्तीय सुदृढ़ता आती है। स्थायी पूंजी दीर्घकाल के लिए होती है, तो यह स्वामित्व पूंजी स्रोत से आना चाहिए या ऋण पत्र निर्गमन से आना चाहिए, जबकि वर्किंग कैपिटल वित्तीय संस्थाओं या क्रेडिट परचेज से फुलफिल होता है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग से फुलफिल होता है। साधारणतः ऋण एवं स्वामित्व की पूंजी का अनुपात 2:1 होता है। यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। पूंजी योजना में पर्याप्त लोच रहे ताकि उतार चढ़ावों को डटकर सामना किया जा सके। वित्तीय योजना में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला तरलता के लिए नियोजन और दूसरा लाभ के लिए नियोजन। इन दोनों क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है। 5वां है संगठनात्मक नियोजन। इसके अंतर्गत उद्यमी अपनी संस्था के संगठन ढांचे के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इसमें संस्था के प्रबंध ढांचे अर्थात कार्यकारी अधिकारियों की संख्या, स्थिति, पद, अधिकारी, उत्तरदायित्व, पारस्परिक संबंध आदि घटकों पर विचार करके संगठन संरचना तैयार की जाती है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना होगा, विक्रय प्रतिनिधियों की नियुक्ति का स्वरूप क्या होगा आदि बातों पर
विचार करना संगठनात्मक नियोजन के लिए आवश्यक है। छठा है विपणन नियोजन, मार्केटिंग प्लानिंग। विपणन नियोजन संस्था के समग्र नियोजनों का ही एक भाग है। उत्पादन का विक्रय के साथ तालमेल बना रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए जाते हैं उसमें है भौतिक वितरण। माल के वितरण के लिए उद्यमी किन श्रृंखलाओं का उपयोग करेगा, कितने मध्यस्थ आएंगे, मध्यस्थों का कमीशन क्या होगा, विक्रय की शर्तें क्या होंगी, इसको विचार में लाया जाता है। साथ ही उसका मूल्य, वस्तु के मूल्य का उचित निर्धारण आवश्यक है, क्योंकि मूल्य का प्रतिस्पर्धात्मक होना आवश्यक है। मूल्य की गणना के लिए सभी विक्रय खर्चों एवं वस्तु की लागत के अतिरिक्त उचित मार्जिन का आधार रखा जाता है। तीसरा है विक्रय संवर्धन। वस्तुओं के सफल विक्रय के लिए कुशल विक्रेताकर्ताओं की भर्ती, विज्ञापन एवं बिक्री बढ़ाने के लिए अन्य उपायों पर विचार किया जाता है। इन सारे घटकों के अतिरिक्त वस्तु के पैकेजिंग, नाम, ब्रांड आदि निर्धारण पर भी विचार किया जाता है। विपणन योजना बनाते समय उद्यमी को ग्राहकों की स्थिति, क्रय शक्ति, क्रय व्यवहार, विशिष्ट आदतों आदि पर ध्यान देना चाहिए। बाकी हम अगले भाग में पढ़ेंगे।